Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। जिसमें हम हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर उसका रेडियस फाइंड करेंगे और इसके अलावा हम उसकी एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर उस इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम के लिए हम दूसरे लेक्चर्स में हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ मैं आपको बताऊँगा nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। nth ऑर्बिट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जो उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो हम फाइंड करेंगे। तो उसे समझने के लिए हम एक कंसिडर करते हैं स्ट्रक्चर एटम की। ये आपके सामने एटम है, हाइड्रोजन एटम, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी फॉर एटॉमिक नंबर और ई फॉर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। और उसके न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है विद चार्ज E एंड विद मास m और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ये एक टेंशन क्रिएट करती है, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच अलाउ द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आएगी वो किसकी इक्वल आएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस आर। अब यहां पर जो कूलम्बिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? वो चार्जेस के। एक चार्ज आपके पास जी है, दूसरा ई है, तो जी ई इंटू ई डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। ये आपके पास कूलम्स लॉ है। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट इंटू जी इंटू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के जो कांस्टेंट है वो इक्वल है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। अब यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F कूलम्बिक इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो इक्वेशन 1। यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है? विच अलाउ द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ। ये आपके पास जो फोर्स है ये कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यहां पर किसकी इक्वल है? F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू
mv² ओवर r। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इलेक्ट्रॉन जैसा कि सर्कुलर पाथ में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, मतलब ना ही ये न्यूक्लियस में गिरता है और ना ही न्यूक्लियस से ये दूर जाता है। मतलब दोनों जो फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं। F सेंट्रीपिटल, ये दोनों बैलेंस्ड हैं, तो इस वजह से दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल ले लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल, तो बाय पुटिंग वैल्यूज आपके पास आ जाएगा Ze² डिवाइड बाय 4πε0 r², और दूसरी आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो किसकी इक्वल है, mv² ओवर r। अब यहां पर हम रेडियस चूंकि फाइंड करने, तो हम r को एक तरफ ले आएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर लें। रेडियस जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसे अगर हम रीअरेंज करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी r इज इक्वल टू Ze² डिवाइड बाय 4πε0 mv²। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 3। जिस तरह हमें पता है बोर्स का जो पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसकी इक्वल होता है, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2π। यहां पर v को एक साइड पर कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू nh ओवर 2π mr। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे पूरी इक्वेशन का, ताकि जो हमारे पास यहां पर v² है इसमें वैल्यू हम पुट कर सकें। तो आपके पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू n² h² डिवाइड बाय 4π² m² r²। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन 3। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे v² की, तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, r इज इक्वल टू Ze² डिवाइड बाय 4πε0 m 4πε0 m। अब v² की वैल्यू आपके पास क्या है वो पुट कर लें, n² h² डिवाइडेड बाय 4π² m² r²। अब आप देखें ये वाली जो वैल्यू ये थर्ड टाइम डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी r इज इक्वल टू Z² 4π² m² r² डिवाइड बाय 4πε0 m n² h²। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर लें, 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, m जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये रेडियस है, तो रेडियस को आप कैंसिल करें तो ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसे आप रीअरेंज करें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, r इज इक्वल टू r इधर ही छोड़ें, ये इधर सारी वैल्यूज आकर डिवाइड हो जाएंगी, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा ε0 n² h² डिवाइड बाय Ze² पाई m। ये आपके पास जो फॉर्म आई इक्वेशन की, ये फाइनल इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो कांस्टेंट्स वैल्यूज हैं उन्हें आप अलग कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे ε0 कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वेरिएबल होंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए हम nth ऑर्बिट के लिए फाइंड करें, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट
और थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन में उसका रेडियस क्या होगा। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, z जो है ये एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन एटम का, ये भी कांस्टेंट है, ये मतलब 1 है। तो E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो आपके पास ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाय z e स्क्वायर पाई m 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें पता है जिस तरह कि 10⁻⁻10 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के। तो आपके पास अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आपके पास वेरिएबल है, तो आप एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपके पास वैल्यू यही आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। दूसरे ऑर्बिट के लिए आप क्या करेंगे, 2 पुट कर लेंगे, तो आपके पास 2 2 4 आ जाएगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। अब हम हर ऑर्बिट के लिए उसकी एनर्जी फाइंड करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि जो ऑर्बिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, चले आए देखते हैं। तो यहां पर आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड करें, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट जो रेडियस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, n इज इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू ले लेंगे, तो आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 0.529 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। इसी तरह फॉर सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो आपके पास रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 1 की आप n की जगह क्या पुट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो आपके पास 2 2 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.11 एंगस्ट्रॉम। ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आ गया। इसी तरह फॉर थर्ड ऑर्बिट जो n की वैल्यू होगी वो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 8.4 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का जो आपस में फासला है R2 माइनस R1, अगर हम कंपैरिजन करें तो हमेशा क्या होगा, वो लेस होगा किसके मुकाबले में, R2 माइनस R3। मतलब फर्स्ट रेडियस और सेकंड रेडियस का जो डिफरेंस है वो हमेशा कम होगा किसके मुकाबले में, थर्ड रेडियस और सेकंड रेडियस के डिफरेंस। और इसी तरह ये कम होगा किसके मुकाबले में, फोर्थ रेडियस और थर्ड रेडियस। मतलब कंपैरिजन करें, जो फर्स्ट डिफरेंस आता है वो कितना कम होगा, वो 4 टाइम्स कम होगा, 4 टाइम्स। मतलब ये 4 टाइम्स ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, इस डिफरेंस के मुकाबले में। और इसी तरह ये जो डिफरेंस है ये कितने टाइम्स, ये 9 टाइम्स ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में, एंड सो ऑन। ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर फिर दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।